Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Honorable Ministers, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. सबसे पहले तो ये आज एक बहुत ही स्पेशल ओकेजन है जिसके लिए हम सारे यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और जो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को कामयाबी अता फरमाई तकरीबन 1 साल पहले, उसको हम याद करने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हैं। और ये मौका इसलिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इस वक्त एक किताब लॉन्च की गई, आपने उसका रिव्यू भी देखा और मुझे ये किताब तकरीबन 2-3 दिन पहले मिली, तो मैंने इसको 2 दफ़ा आई हैव गॉन थ्रू दिस बुक। मेरा ये ख्याल है कि ये बहुत ही अच्छी काविश है और जिन्होंने भी इस किताब को मुरतब किया, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, ISPR और वो तमाम लोग जिन्होंने इसमें अपना हिस्सा डाला, वो सारे मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और मैं ये भी कहता चलूँ कि this book should be placed in the libraries of the schools, colleges and the universities all across Pakistan. और इसका डिजिटल वर्जन should also come out very soon ताकि हर एक की पाकिस्तानी की जो यहाँ पे है या पाकिस्तान से बाहर है और बाकी लोग भी जो पाकिस्तान के मामलात के साथ साउथ एशिया के मामलात में इंटरेस्ट रखते हैं, वो भी देख सकें what is the truth. This book fundamentally is a journey कि पाकिस्तान की इंसेप्शन, पाकिस्तान के बारे में सोचा क्यों गया, क्या हुआ, क्या वो मुहर्रकात थे कि इवेंचुअली सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों ने ये फैसला किया कि हमें आज़ाद रियासत चाहिए जिसमें वो अपनी मर्ज़ी से अपने तर्ज़ ज़िंदगी के मुताबिक, अपने असूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। इसका जो पहला बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो थी 1857 की जंग आज़ादी, जिसको अंग्रेज़ बगावत कहता है, बट जंग आज़ादी ऑफ 1857 में जो जंग लड़ी गई, उसके बाद एक ब्रिटिश इंडिया में अंग्रेज़ ने और हिंदू ने मुसलमान को बिल्कुल साइड लाइन कर दिया। बड़ी कोशिश की मुसलमानों ने, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनी और चीज़ें बनी कि मुसलमान जो है दोबारा इल्म हासिल करें, लाइमलाइट में आएँ, लेकिन मुस्लिम्स वर साइड लाइन। दूसरा बहुत बड़ा एक इवेंट था, 1905 में बंगाल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया, एक ईस्ट बंगाल, एक वेस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल जहाँ पे मुसलमानों की आबादी ज़्यादा और वेस्ट बंगाल जहाँ पे हिंदुओं की आबादी ज़्यादा। लेकिन इसके साथ ही इस पार्टीशन को फिर ख़त्म करने की कोशिश की गई और 1905 में ये वाक़या पेश आता है और 1906 में पहली दफ़ा मुस्लिम लीग, जो वो जमात थी जिसने पाकिस्तान बनाने की मूवमेंट लीड की, कायद आज़म उस जमात को लीड करते थे, इवेंचुअली पहले वो उसमें नहीं थे, बाद में उसमें आए और 1906 में उसकी बुनियाद रखी गई। बहरहाल ये सफ़र लंबा है, तो अल्लामा इकबाल 1930 ही मेड द फर्स्ट असर्शन, पहली दफ़ा उन्होंने ये खुल के बात की कि मुसलमानों को एक आज़ाद रियासत चाहिए। और फिर ये सफ़र शुरू हुआ और 1947 में by the grace of Almighty this journey was completed on the 14th of August 1947 and the great state of Islamic Republic of Pakistan came into being. लेकिन इसके साथ ही बहुत सारे मामला जुड़ गए, तकसीम हुई। मेरा नहीं ख्याल मॉडर्न हिस्ट्री में एटलीस्ट पिछले 100 साल में कोई इतनी बड़ी माइग्रेशन, और मोस्ट ऑफ इट वाज अ फोर्स्ड माइग्रेशन एक मुल्क से दूसरे मुल्क में हुई हो, और उसके साथ जो फिर जुल्म और ज़्यादतियाँ हुई उसकी भी मिसाल नहीं मिलती। लोग नॉर्मली मिसाल देते हैं, रवांडा में पिछले 20-25 साल पहले एक माइग्रेशन हुई थी जिसमें कहते हैं कुछ 10 लाख आदमी जो थे वो मारे गए, लेकिन हिस्टोरियंस कहते हैं कि जो 1947 में जो वाक़यात पेश आए अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में, उसमें शायद 1 मिलियन से 2 मिलियन, 10 से 20 लाख लोग जो थे उन्होंने उनकी जानें गईं और उसमें ज़्यादातर वो लोग थे जो भारत से पाकिस्तान में आए। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये फर्स्ट हैंड वाक़यात अपने वालिदैन से, अपने बुज़ुर्गों से सुने होंगे जो उस वक़्त पाकिस्तान में आए। पाकिस्तान का स्टार्ट ये था कि बहुत सारे रिफ्यूजीज़ लुटे पुटे, ज़ख्मी, बुरी हालत में पाकिस्तान में आए। पाकिस्तान को हिंदुस्तान ने कुछ रिसोर्सेज देने थे, रिसोर्सेज की डिवीज़न थी, वो डिवीज़न नहीं हुई, उन्होंने वो रिसोर्सेज नहीं दिए और
ख्याल ये था, बहुत सारे इंडियन उस वक़्त के जो लीडर थे हिंदुस्तान के, उनका ख्याल ये था कि चंद हफ्ते नहीं तो चंद महीने में ये रियासत खुद ब खुद गिर जाएगी अपने प्रेशर से। ना इनके पास कोई रिसोर्सेज हैं, पाकिस्तान में ना कोई इंडस्ट्री थी, ना इनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे, तो ये रियासत चल नहीं सकेगी, ये गिर जाएगी। ये रियासत अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ चली, एक मजबूत रियासत के तौर पे आज खड़ी है। उसके बाद तमाम प्रिंसिपल्स ऑफ पार्टीशन को वायलेट करते हुए कश्मीर डोगरा महाराजा ने उस वक़्त एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया। हम सारे इसको मान जाते हैं कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया। कुछ किताबें हैं, अगर आप उनको पढ़ेंगे तो पता ये चलेगा कि जिस दिन ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्लेम करते हैं भारतीय के साइन हुआ था 26 या 27, उस दिन महाराजा वॉज ट्रैवलिंग फ्रॉम श्रीनगर बाय रोड टू जम्मू। तो जो आदमी ट्रैवल कर रहा होता है बाय रोड, वो दिल्ली में जाके साइन नहीं कर सकता। एंड लेस्टर लैम इज नॉट अ पाकिस्तानी, लेस्टर लैम, ही रोट दिस इन हिज बुक। कश्मीर का मामला उस वक्त से पाकिस्तान के साथ जुड़ा। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने उस वक्त फैसला किया, इट वॉज हिज कमिटमेंट टू द पीपल ऑफ कश्मीर, एंड ये फैसला उन्होंने किया कि हम कश्मीर में अब अपनी फोर्सेस लेके कन्वेंशनल और जो हमारे ट्राइब्समैन थे उनके साथ आप जाएंगे। तो ये कमिटमेंट कायद आज़म ने दी थी, और आज भी जो आज़ाद जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के पास है, ये उस वक़्त उस कमज़ोरी के, आज तो पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजबूत इस्लामी रियासत है, उस वक़्त कमज़ोरी के आलम में भी उस बड़े लीडर ने यह फ़ैसला किया। और पाकिस्तान के पास जो आज आज़ाद जम्मू कश्मीर है, इसमें बहुत सारे लोगों की एफर्ट है, आज़ाद कश्मीर के लोगों की, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की, बट ये फ़ैसला कायद आज़म ने किया था। डिस्प्यूट आज भी पाकिस्तान इंडिया के दरमियान में मौजूद है, लेकिन आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान उस एक फ़ैसले की वजह से आज आज़ाद है, भारतीय तसल्लुत से बाहर है। एक दो बातें मैं ज़रूर करूँगा। व्हाट हैज़ हैपन टू इंडिया, इंडिया में क्या हुआ है। एक जमात है वहाँ पे, आरएसएस उसका नाम है, 1925 में ये सामने नज़र आना शुरू हुई, जो कि हिंदू सुप्रीमेसी पे बिलीव करती थी, और वो चलते चलते इंडिया की बॉडी पॉलिटिक पे हावी हो गई। पहले वो हावी नहीं थी, वो आहिस्ता आहिस्ता इंडिया की अंदर शायद मौजूद थी, बहुत डीप इनसाइड उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था, लेकिन अब वो इंडिया की बॉडी पॉलिटिक पे हावी हो गई ग्रेजुअली। और पिछले 10-15 साल में, 12 साल में उनका पूरा तसल्लुत है इंडिया की बॉडी पॉलिटिक पे, इंडिया की गवर्नेंस पे, इंडिया की इंफॉर्मेशन स्पेस पे, और इंडिया की जुडिशल स्पेस पे। दे हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर दैट, एंड दैट इज़ हिंदू सुप्रीमेसिस्ट पार्टी, बिलीविंग इन हिंदुत्व, बिलीविंग इन अखंड भारत। और उनने अपनी पार्लियामेंट में एक नक्शा लगाया अखंड भारत का, जिसमें सारा सब कॉन्टिनेंट श्रीलंका से लेकर अफगानिस्तान तक शामिल है। और ये कोई ख्वाबों ख्यालों की बातें नहीं है जी, हम उनके साथ उठे बैठे हैं, उनके साथ इंटरेक्ट भी किया है। ऑनरेबल मिनिस्टर्स यहाँ पे मौजूद हैं। पाकिस्तान ने कभी आज तक, पाकिस्तान हैज़ लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड, पाकिस्तान ऑलवेज वांटेड पीस। बहुत सारी कोशिशें पीस के लिए हुई हैं, सारी कोशिशों को किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी जगह पे स्कटल किया गया। चूंकि इसमें बहुत बच्चे भी बैठे हैं हमारे, एक बात मैं कहता चलूँ, दिस वाज बिफोर मार्का हक, हमारी अपने कुछ भारतीय काउंटर पार्ट्स के साथ मुलाकात हुई। मुलाकात की तफसील तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन एक मैं आपको वर्बैटम बात बताना चाहता हूँ। राम महादेव उनका नाम है, इज जनरल सेक्रेटरी ऑफ द बीजेपी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी। सो इन अ मीटिंग ही सेड दिस ओपनली, उन्होंने कहा जी अंग्रेज ने सब कॉन्टिनेंट से जाते हुए 3 लाइनें छोड़ी। एक लाइन थी मैकमोहन लाइन जो इंडिया चाइना के दरमियान में, एक लाइन थी ड्यूरेंट लाइन जो आज पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान में है, विच वी कंसिडर एज इंटरनेशनल बॉर्डर। एंड यू नो व्हाट ही सेड, व्हिच इज मोस्ट प्रोफाउंड, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है सबके समझने के लिए। उन्होंने कहा कि एक लाइन रेड क्लिफ लाइन थी जो कि असल प्रॉब्लम, रेड क्लिफ लाइन इंटरनेशनल बॉर्डर है पाकिस्तान इंडिया के दरमियान में। ये मैं आज पिछले आपको इस बीजेपी की सोच बता रहा हूं। सो दिस वेयर वी स्टैंड। दूसरा ढोंग रचाया गया कि जी पाकिस्तान टेररिस्ट सपोर्टिंग स्टेट है, कश्मीर की मूवमेंट को टेररिज्म के साथ इक्वेट किया गया। ऐसे नहीं है, कश्मीर इज अ फ्रीडम मूवमेंट।
It stands as a freedom movement. Pakistan has supported it politically, diplomatically, and Pakistan's political and military leadership is committed to it because ye promise was given by our forefathers, the father of the nation. You can't run away from that promise. Indians ने at the same time एक massive पाकिस्तान के अंदर हमेशा किया, ये आप लोग आई एम श्योर जो बुजुर्ग हजरात इधर बैठे हैं उनको तो पता है, पाकिस्तान के अंदर इंटरफेरेंस इज नॉट जस्ट 1971, उसका थोड़ा सा ग्लिम्स आपको ने दिखाया. दिस स्टार्टेड अ लॉन्ग टाइम बैक. इसमें 2-3 मूवमेंट्स थी जो चलती रही पाकिस्तान में, खास तौर पे बलूचिस्तान में और कुछ केपी में, जिनमें एक पश्तूनिस्तान की मूवमेंट थी जिसका हेडक्वार्टर एक गवर्नमेंट उन्होंने बनाई जलालाबाद में. बलूचिस्तान में एक इंसर्जेंसी चली 70s में, वो काबुल में पाई जाती थी. गॉड ब्लेस हिज सोल एक दोस्त हुआ करते थे हमारे, आज मुझे मौका मिल गया, मैं थोड़ी सी बात करूंगा 3-4 मिनट और फिर देन आई विल फिनिश. एक हमारे बुजुर्ग हुआ करते थे मीर हज़ार खान बेजरानी, इधर मेरे बलोच दोस्त भी कुछ बैठे हैं, दे वुड नो हिम, इज नो मोर. एक किताब भी लिखी, आई मेट हिम पर्सनली, उन्होंने मुझे एक तस्वीर दिखाई. एज दे से दिस बुक इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन. अ पिक्चर स्पीक्स 1,000 वर्ड्स. जो पिक्चर उन्होंने मुझे दिखाई, that spoke 100,000 words. This is a picture of Mir Hazar Khan himself, because he was a militant commander of that movement. बैठे हैं हम हमारे बलोच दोस्त, उनको पता है, in the 70s. God bless his soul is no more. बाद में उनकी दोस्ती होगी पाकिस्तान के साथ. और भी लोग थे वहाँ पे. तो एक पिक्चर थी काबुल में जहाँ पे उस ज़माने में अफगानिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी होती थी, उसका नाम था खाद. उनका चीफ बैठा हुआ है, रॉ जो आज भी है इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी, उसका स्टेशन चीफ बैठा हुआ है, और केजीबी जो उस ज़माने में सोवियत यूनियन की इंटेलिजेंस एजेंसी थी, वो वहाँ पे बैठे हुए उनके साथ. बाकी उन्होंने मुझे स्टोरी बताई. इससे, इस पिक्चर से आपको सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए. So the point I am to make is that this effort of the Indians is going on for a long time, and it is still going on in various forms and shapes. आपने तो कुलभूषण यादव का यहाँ पे जिक्र किया किताब में. मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, क्योंकि अब मैं अपने बहन भाइयों के दरमियान में बैठा हूँ. आई हैव टू से दोस थिंग्स सो दैट यू कैरी इट इन यू एंड यू शुड नो इट्स अ फैक्ट. एक इंडियन एम्बेसी में आदमी हुआ करता था पाकिस्तान में, स्मार्ट हैंडसम गाय, दीपक कौल उसका नाम था. 2006-7 की बात है. ही वाज आई थिंक देयर कमर्शियल अटैचे और व्हाटएवर. तो वो यहाँ से तशरीफ लेके जा रहे थे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की इजाज़त के साथ दिल्ली बाय रोड. रास्ते में उन्होंने एक मीटिंग तय की हुई थी बलोच मिलिटेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ, और वो $4 लाख देते हुए रंगे हाथों पकड़े गए थे. चूंकि वो डिप्लोमेट थे, ही हैड टू बी रिटर्न. तो ये स्टोरी आज की नहीं, ये स्टोरी बड़ी पुरानी चल रही है. दिस इज 2007. एंड देन व्हाट इज गोइंग ऑन वो चल रहा मामला. नाउ कम टू मार्का हक बनियानुल मरसूस. इट वॉज नॉट, ये जो हम समझते हैं को ट्रिगर हो गए इंडियंस, जी एक पहलगाम में इंसिडेंट हुआ वो ट्रिगर हो गए. नो, इट वॉज अ पॉलिसी ड्रिवन false flag operation. It was an Indian policy by which they wanted to go by it. उनका एक एजेंडा था कि हम पाकिस्तान को आइसोलेट करेंगे. पिछले 8-10 साल में एजेंडा उनका चल रहा था कि हर लिहाज डिप्लोमेटिकली, इकोनॉमिकली, वाइल प्रॉक्सीज के साथ इसको कमजोर करेंगे, एंड टेररिज्म का एक इल्जाम पाकिस्तान पे हम लगाते रहेंगे. सो दे हैड टू कीप दैट नैरेटिव गोइंग. उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स और उनकी एक्सटर्नल पॉलिटिक्स में ये बिल्कुल फिट होता था to conduct such a false flag operation. So, in my opinion, in my assessment, it is a policy-driven incident which the Indians did. वो पहले भी ये काम करते रहे. छत्तीसगढ़ से शुरू कर लें, अगर आपने रिसेंट मेमोरी में जाना है, 2000 का ये वाकया है. 35 सिखों को उन्होंने सदर्न कश्मीर में मारा था, बाद में पकड़े गए. समझौता एक्सप्रेस, मिनिस्टर डिफेंस बैठे हैं, मेरे से बेहतर जानते हैं, कर्नल पुरोहित एक्सेप्ट करता है और आज भी वो इंडिया में खुला फिर रहा है. एंड सो ऑन सो फोर्थ. So it's a policy-driven incident. It was a state policy. The policy failed because the response of the international community, the truth cannot be hidden. सच्चाई में और झूठ में फर्क इतना है, क्योंकि आजकल we live in the post-truth world, social media, ये है वो है. Truth will always stand its ground. This was the difference between India and Pakistan in 2025.
the lies and the truth, failure of policy and success of policy. और यहाँ से वो चीज़ शुरू होती है. उसके बाद पॉलिटिको डिप्लोमेटिक फ्रंट एब्सोल्युटली, चूंकि ट्रूथ पे बेस्ड था, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, द अदर components of the state, the entire nation, they all stood together, and your narrative based on truth. और बड़ी साफ बात कि यार ये है, आप न्यूट्रल इंक्वायरी कराएं, we are ready to cooperate. They ran out. They didn't want it because उनकी पॉलिसी में फिट नहीं हो रहा था. It was a failing policy. So पाकिस्तान ने उनको डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल फ्रंट पे डिफीट किया. मिलिट्री, they went ahead, and military, it was a disaster. Starting from 6th, 7th night to 10th morning, it was a disaster for India. I think, मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है, यहाँ तो उनकी मिलिट्री के ऊपर उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप ने वो वजन डाल दिया था जो वो उठा नहीं सकते थे. यहाँ they have become delusional. So militarily they were defeated fair and square. इंफॉर्मेशन कैंपेन, वो इतना स्टूपिड प्रोपेगेंडा था कि उससे ना सिर्फ जो वो कह रहे थे, उन्होंने अपना स्टेचर भी डाउन कर लिया. पाकिस्तान बड़ा कैलकुलेटेड, साफ बात, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, डिफेंस मिनिस्ट्री, ISPR, क्लियर बात, आर मीडिया एब्सोल्युटली रिस्पॉन्सिबल, जो ठीक बात है वो, नो ह्यूब्रिस, नो नॉनसेंस, एंड पाकिस्तान स्टूड टॉल. Congratulations to the entire Pakistani nation. आखिरी बात, it is not over yet. We have to be prepared. We cannot take chances. We cannot lower our guards. Pakistan हमेशा जिंदाबाद.